हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट को। इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और जो तीसरा काल था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी को चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे उसी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वो जेल चले गए थे। फिर उसके बाद वो आते हैं 1930 में। जब वो 1930 में जेल से रिहा होते हैं तो एक नया आंदोलन का आह्वान वो करते हैं, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। इसमें था क्या? इसमें ये था कि गांधी जी साबरमती आश्रम, जो गुजरात अहमदाबाद में था, वहाँ से 78 लोगों के साथ पैदल यात्रा करके दांडी, जो कि नवसारी जिला गुजरात में था, वहाँ पहुंचकर नमक कानून तोड़ने का फैसला लिए, और इसको दांडी यात्रा के नाम से जाना गया था। बेसिकली क्या कि गांधी जी का कहना था कि सॉल्ट मतलब नमक पे टैक्स का मतलब है हवा पे आप टैक्स लगा रहे हैं। नमक पे टैक्स लगाना बहुत ही बेकार बात है, इसलिए उन्होंने नमक टैक्स के खिलाफ, सॉल्ट टैक्स के खिलाफ ये आंदोलन किया, दांडी यात्रा की। और ये यात्रा जो थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को संपन्न हुई। अब यहाँ पढ़ जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इसमें उनका ये कहना था कि हम कानून की अवज्ञा करेंगे, लेकिन सम्मान के साथ करेंगे। उनका कहना था कि हम विरोध करेंगे लेकिन सम्मान के साथ और शांति के साथ करेंगे। कि जैसे उनका कहना था कि सॉल्ट बनाएंगे और नमक कानून को तोड़ेंगे, लेकिन ये सब हम शांति के साथ करेंगे। और होता क्या है, जब वो दांडी यात्रा करते हैं तो अलग अलग जगह ये यात्रा लोग अपने अपने स्तर पर करना शुरू कर देते हैं, और ये नमक सत्याग्रह इस आंदोलन का प्रणेता बन जाता है। कई जगह लोग नमक की फैक्ट्री पर धावा बोल देते हैं और प्रदर्शन करते हैं और नमक बनाते हैं समुद्र पे जाकर के। इस कारण अब इसी में 2 मुख्य जो होते हैं केंद्र बन जाते हैं, एक महाराष्ट्र और एक मद्रास। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो 2 मेन केंद्र बने थे वो कौन कौन से थे? महाराष्ट्र और मद्रास। महाराष्ट्र से जो लीडर थे वो थी सरोजिनी नायडू और मौलाना आज़ाद, और मद्रास से जो लीडर थे वो थी सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। अब जो यहाँ पे आप सरोजिनी नायडू का नाम देख रहे हैं, इनको भारत कोकिला बोला जाता था, और ये यूपी की पहली गवर्नर थी। तो अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कि भारत कोकिला कौन थी, तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू थी, और यूपी की पहली गवर्नर भी सरोजिनी नायडू ही थी। और जो ये दूसरा नाम है मौलाना आज़ाद, ये वहादत ए दीन के सिद्धांत दिए थे। वहादत ए दीन मतलब ये सार्वभौमिक एकता, सबको एक साथ रखने के लिए एक सिद्धांत दिए थे, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था अल हिलाल। तो सरोजिनी नायडू जो थी उनको भारत कोकिला, और यूपी की पहली गवर्नर ये सरोजिनी नायडू थी, और मौलाना आज़ाद जो थे वो वहादत ए दीन का सिद्धांत दिए थे और अल हिलाल नामक की एक बुक लिखे थे। और जो मौलाना आज़ाद थे वो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को भी, जब जिन्ना ये बात कर रहे थे कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए भारत और पाकिस्तान में, तो उन्होंने, मौलाना आज़ाद ने इसका विरोध किया था। अब मद्रास में जो केंद्र बना था उसके लीडर कौन थे? तो उसके लीडर थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ 1930 में जो ये चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी के समानांतर, इसी के साथ उत्तर पश्चिमी सीमांत मतलब पाकिस्तान के प्रदेश में एक खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम का एक नेता था, उसकी अध्यक्षता में एक और आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन, और उन्हें खुदाई खिदमतगार नामक संस्था एक बनाई थी। इनको खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको सीमांत गांधी कहा जाता था या बहादुर बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता था। तो जो काम इधर गांधी जी कर रहे थे वही काम उत्तर पश्चिमी सीमांत में कौन कर रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? तो इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमतगार नामक की एक संस्था बनाई थी और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता को हम जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उसकी सफलता को देखकर वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी
गांधी को समझौते के लिए बुलाया, और इसी समझौते को हम जानते हैं गांधी इरविन समझौते के नाम से, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। जब गांधी वहाँ पे उनसे समझौता करने जाते हैं तो उस समझौते में होता क्या है, उनका कहना था कि राजनीतिक कैदी जो कि शांतिपूर्ण विद्रोह के दोषी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन दोषी कैदी जो है, दोषी कैदी का मतलब जो कि बम और पिस्तौल की राजनीति कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और होता क्या है, इसी के बाद जब ये डिसीजन लिया जाता है, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता जिसको हम बोलते हैं, जब ये डिसीजन लिया जाता है तो आपने जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि भगत सिंह और उनके साथियों को वहाँ पे फांसी हो जाती है, क्योंकि वो किस तरह के कैदियों के अंतर्गत आते थे, वो आते थे क्रांतिकारी कैदियों के अंतर्गत, इसलिए उनको फांसी की सजा हो जाती है इसी समझौते के बाद। तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। और परिणाम क्या हुआ इसका आप देख लिए। अब आती है गोलमेज सम्मेलन की बारी। गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये होता है कि सबको बराबरी की दर्ज पे एक सम्मेलन होता है, जिसमें सब लोग बराबरी की दर्ज पे हिस्सा लेते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। ये हुआ कहाँ था? ये सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। पूरा 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, और इसमें जो सेकंड वाला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। भीमराव अंबेडकर ऐसे सिर्फ एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में दलित के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। वो दलितों को सपोर्ट करने के लिए, दलितों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वहाँ गए थे। इसका रिजल्ट क्या होता है? वहाँ अंग्रेज समझ जाते हैं कि ये सारे राउंड टेबल में भाग ले रहे हैं, तो क्या करते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसमें अंग्रेजों ने दलित को हिंदुओं से अलग अलग अल्पसंख्यक बनाकर पृथक निर्वाचन मंडल बनाना चाहा, जिसका विरोध गांधी जी ने किया। अब अंग्रेजों का कहना था कि अब उन्होंने मुसलमानों को तो पहले से अलग कर रखा था, सिखों को अलग से। अब उनका कहना था कि अब जब ये बार बार भीमराव अंबेडकर वहाँ पे इस चीज़ की मांग कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि एक अलग से उनके लिए निर्वाचक मंडल बना दिया जाता है, और उनको हिंदुओं से दलितों को अल्पसंख्यकों में रख दिया जाए और उनको हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। लेकिन गांधी जी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उसके बाद होता क्या है कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसी के उसमें उनको, गांधी जी को पूना के अरवदा जेल में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां उन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि नहीं, हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं किया जाएगा, उनके लिए कोई अलग पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना नहीं होगी। इसलिए वो वहाँ पे भूख हड़ताल में बैठ गए। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? 26 सितंबर 1932 को एक पूना समझौता होता है। किसके बीच में? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। यहाँ दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि गांधी ने दलितों को हरिजन का नाम दिया, और उनके उत्थान के लिए 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ नामक संस्था बनाई, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो जो 2 समझौता अभी तक हमने देखा, इसके पहले जो हमने समझौता देखा था वो था गांधी इरविन समझौता, वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद होता है ये पूना समझौता, जो 26 सितंबर 1932 को होता है। किसके बीच में? गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ये दलितों वाले मैटर को लेकर के होता है। उसके बाद गांधी ने क्या किया? दलितों को हरिजन नाम दिया, और उनके उत्थान के लिए 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ नाम की एक संस्था बनाई, और उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। उसके बाद आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम, अंग्रेजों ने नया अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वायसराय को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक इसके पहले क्या बोला जा रहा था? वायसराय बोला जा रहा था। और 1935 का एक अधिनियम आता है, भारतीय शासन अधिनियम, जो कि अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। इसके अंतर्गत फिर से वायसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, और प्रांतीय स्वायत्त सत्ता की बात की गई। मतलब प्रांतों को भी, राज्य को भी कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इन विषयों में कुछ आरक्षित विषय और कुछ हस्तांतरित विषय थे। और इसी बिल के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। और 1950 में जो हमारा संविधान बना, उसमें हमने अपना संविधान बनाते समय 50% बातें इसी अधिनियम से ले ली थी। इसीलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। किसे लघु संविधान बोलते हैं? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को हम लघु संविधान बोलते हैं, क्योंकि जो हमने 1950 में अपना संविधान बनाया, उसमें हमने 50% बातें सेम इसी अधिनियम की कॉपी कर ली हैं, इसलिए।
अब होता क्या है, 1937 में एक प्रांतीय चुनाव होता है। अंग्रेज प्रांतीय चुनाव करवाते हैं, मतलब ये इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता दे देते हैं। तो एक प्रांतीय चुनाव होता है, उसमें क्या होता है कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। बाद में असम असम राज्य को लेकर कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली और उसके बाद 28 महीनों तक यह सरकार चली। 1 सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अब हुआ क्या उसमें कि अंग्रेजों ने कांग्रेस से प्रांतीय सरकारों द्वारा लोगों से अपील करने के लिए कहा कि ब्रिटिश सरकार का साथ दे, लेकिन कांग्रेस इस बात से मना कर दी, कही कि नहीं, हम नहीं कहेंगे कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लीजिए लोगों से, हम एक ही शर्त पे लोगों से आपका साथ देने के लिए बोलेंगे, अगर आप हमें इस वर्ल्ड वॉर के बाद आप हमें फ्री कर दें, आप हमें स्वतंत्रता दे दें। लेकिन अंग्रेज इस बात पे माने नहीं। और हुआ क्या कि अंग्रेज यहाँ पे थोड़ी दुष्टता करते हैं और अपने आप ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। अब जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो राज्य की जो प्रांतीय जो सरकार बनी थी उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती है और सभी प्रांतों अपने आप ही उसमें शामिल हो जाते हैं विश्व युद्ध में। होता क्या है इसका नतीजा कि 19 अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी ने सुझाया कि हमें एक सत्याग्रह शुरू करना चाहिए जो हर जिले से शुरू होगा और वो हर जिले से शुरू करके हमें दिल्ली चलना चाहिए और इसी को आगे चलकर दिल्ली चलो के नाम से जानेंगे। दिल्ली चलो या व्यक्तिगत सत्याग्रह बोला गया। तो इसके अंतर्गत जो पहले सत्याग्रही थे वो थे पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ पे ये जो दिल्ली चलो मूवमेंट होता है ये शुरू होता है। उसके बाद करो या मरो का नारा दिया जाता है 1942 में। 8 अगस्त 1942 को यह एक सभा होती है जो कि ग्वालियर टैंक बॉम्बे में होती है। उसे अगस्त प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कहा गया एवं इसी अगस्त क्रांति में ये डिसाइड किया गया कि 9 अगस्त को हम यहाँ इस मैदान में आएंगे और एक मीटिंग रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि 9 अगस्त को रात को 12 बजे सारे कांग्रेस के जो सारे अग्रज नेता रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आम जनता जब 9 तारीख को सभा में शामिल होने पहुंचती है तो वहाँ उनको पता चलता है कि सारे नेता तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब यहाँ जनता भड़क जाती है और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है जिसमें 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के बाद 3 जगह जातीय सरकारें बनाई जाती हैं जिसमें कि बलिया, सतारा और तामलुक। बलिया से जो लीडर थे उनका नाम था चित्तू पांडे, सतारा से जो लीडर थे वो थे वाईवी चौहान और तामलुक से जो लीडर थे वो थे तामलुक पश्चिम बंगाल में भी एक जातीय सरकार बनाई गई। अब हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और उसके आगे के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।